हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन हमारा जो आ रहा है अभी टर्म 1 CBSE बोर्ड का और जो बिहार बोर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एकदम तैयार हो जाइए। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये इसी कड़ी में आज हमारा 33वां लेक्चर है, लेक्चर 33। जो भी व्यूअर्स आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली लाइव आ रहे हैं रात के 7 बजे हमारे चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। अगर आप हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और क्विज में पार्टिसिपेट करिए। क्विज जो है कंप्लीटली फोकस्ड है आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए और लेते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। चलिए लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ a potential difference of 200 volt is 0.5 meter per second, their mobility is। यानी 200 वोल्ट के विभवांतर के अनुप्रयोग के तहत 2 मीटर लंबाई के तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग 0.5 मीटर पर सेकेंड है, उनकी गतिशीलता क्या होगी, हमें निकालना है। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने आपको गतिशीलता या मोबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बताया था, म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन में E। याद है क्या? ओके, यहां पे हमें VD कितना गिवन है? सर VD गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड। सर हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना दिया हुआ है? सर 200 वोल्ट। वेरी गुड। सर हमें वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। वेरी गुड। क्या हम E निकाल सकते हैं डायरेक्टली यहां से? हाँ, E इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन में L। और डेल्टा V कितना दिया हुआ है? सर 200 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा सर? 100 वोल्ट पर मीटर। ये E का मान आ गया। चूंकि E का मान यहां रखना है, इस फॉर्मूले में E का मान रखना है, तभी तो आंसर आएगा। हमें म्यू निकालना है ना, तो म्यू इक्वल्स टू VD के जगह क्या लिखेंगे? ये देखिए, VD के जगह VD का मान दिया हुआ है 0.5, तो यहां लिखिए 0.5 अपॉन में E के जगह क्या लिख दीजिए? 100। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब ये क्या हो गया सर? 5 अपॉन में 1000 यानी 5 बटा में 1000। 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -3। इतना मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 वोल्ट -1। ये म्यू का मान हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। यही निकालना था, मोबिलिटी, जो कि हमने निकाल दिया है। तो बच्चों, आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए और फॉर्मूले को याद रखिए, आपसे सारे सवाल बनेंगे। ओके, इस बात के लिए आप श्योर रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या दे रखा है? अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। यानी असमान अनुप्रस्थ काट वाले धातु के चालक में एक स्थिर धारा प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चालक के अनुदिश नियत है यानी नहीं बदल रहा है? तो सबसे पहले आप ऐसा कंडक्टर बनाइए जो मेटल का है और उसके क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब बदल रहे हैं, असमान है। लाइक ऐसा ले लीजिए,
ऐसा ले लीजिए, ये ले लीजिए। अब देखिए ये दो जगह पे, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन इतना मोटा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इतना पतला है, और ये कंडक्टर है, और इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। लीजिए, कर दिया कनेक्ट। अब इस जगह ध्यान दीजिए, जब करंट फ्लो होगा तो करंट इधर से इधर जाएगा, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर से इधर जाएंगे, यानी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी, यानी दाएं से बाएं की तरफ। ओके, अब ध्यान दीजिए बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन हो जाएगा उसके मूवमेंट का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपको ध्यान देना है, आपको इन दोनों क्रॉस सेक्शन में बताना है कि इन दोनों क्रॉस सेक्शन पर कौन कौन सा क्वांटिटी ऐसा है जो कांस्टेंट है और कौन कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिए तो पूरे वायर में, चूंकि करंट फ्लो कराने का काम बैटरी का है ना, तो पूरे वायर में जो करंट फ्लो होगा, जो इस वायर में करंट फ्लो होगा, सबसे पहले आई ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये किसके थ्रू फ्लो हो रहा है सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कितना डिफरेंस है पोटेंशियल, V। तो I बराबर क्या लिखोगे सर, V बटा में R। I बराबर क्या लिखोगे, V बटा में R, और V भी कांस्टेंट रहेगा, और R रेजिस्टेंस जो है वो होता है रो L बटा में एरिया। ओके, ध्यान रखिएगा। तो जो करंट फ्लो होगा, है ना, जो फ्लो होगा करंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, जैसे कि आप एक बेसिक सा एग्जांपल लो, है ना, बेसिक सा एग्जांपल लो कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी यहाँ पे कम क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति यानी ड्रिफ्ट स्पीड जो होगा वो कम हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई क्या होता है सर, Q बटा T, और Q के बदले NE बटा T। यहां से समझ लीजिए इसको, बेसिक, इसका बेसिक यहां से समझ लीजिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सर I बराबर Q बटा T और Q बराबर NE बटा T। तो सर N क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, दिस इज N बाई T। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो I जो रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी करंट इसका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो सर I बराबर होता है NEA VD। तो VD बराबर क्या हो जाएगा सर, I बटा NEA। अब एरिया देख लीजिए, एरिया, इस जगह का एरिया और इस जगह का एरिया अलग अलग है, इसका मतलब VD अलग अलग हो जाएगा। उसी तरह करंट करंट डेंसिटी J बराबर I बटा A। I तो कांस्टेंट है लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो करंट डेंसिटी भी अलग हो जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, VD इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा, याद है, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ाया था सर VD बराबर माइनस E, माइनस नहीं, माइनस में मत लीजिए, मैं केवल मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, तो E टाउ अपॉन में M। तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E के, यानी अगर VD बदल रहा है तो E भी बदल रहा होगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों जो होंगे अलग जगह पे, यानी क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो ये भी बदल जाएंगे, लेकिन करंट जो होगा वो नहीं बदलेगा, क्योंकि I बराबर Q बाई T, और Q को लिखते हैं N इंटू E बाई T, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम नहीं बदल रहा है, तो सर I जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन 2 नंबर का A हो जाएगा, ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़े, तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, एकदम बेसिक सा सवाल है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। ओहो, एक सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है बेटा, सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर मतलब जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर घटते 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 0 केल्विन के पास पहुंच जाता है तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और जब वो सुपर कंडक्टर, यानी सुपर कंडक्टर जो होता है वो जब 0 केल्विन के अप्रॉक्स पहुंच जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी जो हो जाती है इनफाइनाइट हो जाती है, यानी अनंत हो जाती है। ओके, तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ए।
किसी भी सुपर कंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल विल, यानी तापमान में वृद्धि के साथ धातुओं के प्रतिरोध के साथ क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि आर जो होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध जो होता है, ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी मेटल में यानी किसी भी धातु में, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, इंक्रीज। फॉर्मूला भी होता है R इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यानी सर टेम्परेचर बढ़ाइए फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो भी बढ़ेगा, यानी R फाइनल बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है सर। व्हेन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल जो होता है इंक्रीज होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो कॉलिजन फास्ट करने लगेंगे, रैपिड कॉलिजन होने लग जाएगा, और कॉलिजन रैपिड जब होगा टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा सर, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल दे रखा है, एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, यानी मानक प्रतिरोध बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, कॉपर, सिलिकॉन, कॉन्स्टेंटन, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कॉन्स्टेंटन। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं, लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या दे रखा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, यानी एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है जब, कब बढ़ता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैंने बोला था रो से डिनोट करते हैं, तो कब बढ़ेगा ये, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में वृद्धि के साथ। सर रो जो होता है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, आपने बताया था, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, और यहां हमें कंडक्टर दिया हुआ है, तो कंडक्टर में जब आप बात करोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, तो रो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि रो फाइनल जो होता है वो रो इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। ओके, जहां पे अल्फा बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो बढ़ेगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, या जिसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ये बढ़ेगा। तो बढ़ता है जब इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। फॉर अ मेटालिक वायर द रेशियो V अपॉन I विल बी, यानी धातु के तार के लिए अनुपात V बटा I क्या होता है। सबसे पहले ये बताइए V बटा I होता क्या है सर, R के बराबर, और R क्या है सर, रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट है, यानी ओम का कांस्टेंट है, जो कि एक क्या है सर, कांस्टेंट है ओम का। ये क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्या तापमान से स्वतंत्र होता है। नहीं सर, स्वतंत्र तो नहीं होता, अभी ये आप बताएं, तापमान से स्वतंत्र नहीं होता सर। टेम्परेचर बढ़ाए थे तो रेजिस्टेंस बढ़ा था, यही बताए ना सर। किसी भी कंडक्टर के लिए, यहाँ पे मेटालिक वायर है, यहाँ कौन है, मेटालिक वायर, यानी फॉर कंडक्टर, यानी किसी चालक के लिए, किसी चालक में जब तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, यानी सर तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट। इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी सर V बटा I यानी R इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, तो 7 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए लेते हैं आठवां सवाल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी विल, यानी यदि चालक का तापमान बढ़ता है तो उसकी चालकता क्या होती है। अभी आपने बताया सर कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, रेजिस्टिविटी बढ़ रहा था, है ना, ये ध्यान रखिए। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके,
सर रेजिस्टिविटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी का। ये फॉर्मूला याद रखिए बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी, रो को क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और सिग्मा को क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। यानी ये दोनों तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताइए सर, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा था, लेकिन चूंकि रेजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगा घटेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नवा सवाल, नवा सवाल क्या दे रखा है, इफ अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट्स लेंथ 4 टाइम्स, यानी एक वायर को 4 गुना तक लंबा खींच दिया जाता है, ओके, देन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। यानी सर हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, यदि किसी तार को उसकी लंबाई के 4 गुना तक खींचने करने के लिए खींचा जाता है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। अरे सर आपने तार बदला क्या? नहीं, आपने तो कल अगले दिन पढ़ाया था, सॉरी पिछले दिन पढ़ाया था कि ये लेंथ L है और इसको 4L कर दिया। सर आपने मटेरियल बदला क्या? नहीं, मटेरियल नहीं बदला, तो पहले इसका रेजिस्टिविटी रो था, अब भी इसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा रो, नहीं बदलेगा। आप मटेरियल जब तक नहीं बदलोगे उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो जो है वो नहीं बदलेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि सर आप केवल वायर को स्ट्रेच किए हो, वायर को बदले नहीं हो, मटेरियल नहीं बदले हो। जो अगर ये कॉपर का था तो ये अब भी कॉपर का ही है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अनचेंज्ड, यानी कि सर नहीं बदलेगा, वही रहेगा जो पहले था। चलिए लेते हैं आज का आखिरी सवाल, है ना। आखिरी सवाल क्या दे रखा है, इफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर आर डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, यानी यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट की लंबाई और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। सर मान लीजिए रेजिस्टेंस R बराबर रो L बाय A है, पहले वाला। सर फाइनल वाला को R डैश मानते थे आप, लेकिन आपने चालक बदला क्या? नहीं, यानी मटेरियल नहीं बदला, तो रो ही रहेगा। लंबाई को कितना कर दिया सर? लंबाई को 2L कर दिया, है ना, लंबाई भी डबल और एरिया भी डबल, और एरिया को क्या कर दिया सर 2A कर दिया। ये लीजिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये बन गया सर रो L बटा A। अब बताओ रो L बटा A किसको माने थे आप? R को, यानी सर R डैश और R एक दूसरे के बराबर, यानी सर बदला क्या? नहीं बदला, अनचेंज्ड रह गया, यानी ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए अनचेंज्ड रह गया, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का ध्यान है, कॉन्सेप्ट्स पता है, तो क्वेश्चन में कुछ भी देगा आप आसानी से कर लोगे। कॉन्सेप्ट नहीं पता है, केवल याद कर रहे हो, फिर गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वीडियोज को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को गेन करिए। कॉन्सेप्ट्स गेन करेंगे, क्वेश्चन बोर्ड आपसे कुछ भी पूछ ले, आप बनाने में कैपेबल हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है और आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए। आप हमारे वीडियोज को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अपनी तैयारी एकदम मजे से जोर शोर से करते रहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और जब एग्जाम नजदीक हो तो एक स्टूडेंट के तौर पे आपको अपना मेहनत डबल ट्रिपल और क्वाड्रपल यानी चौगुना कर देना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ हमको अनचेंज नहीं रहना है सर, हमको बढ़ाना है। हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो बच्चों चलिए आज हम विदा लेते हैं इन्हीं शब्दों के साथ और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इसी समय रात के 7 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।